जेनेटिक मॉडिफाइड वाले पे कुछ है डाउट? एक वर्ड है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ठीक है, एक आप लोगों ने हम कल बात की थी, जीएम क्रॉप्स की बात की थी। किसी को पता है डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में क्या है? बेसिकली दोनों एक ही चीज होती है। बेसिकली दोनों क्या होती है? एक ही चीज। जब आप किसी भी क्रॉप में क्या करोगे, जीन एडिटिंग कर रहे हो, और जीन एडिटिंग करने के बाद में व्हाट विल हैपन, आप बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टीज है, यहां मैं प्रॉपर्टीज नहीं बोलूंगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट क्रॉप, उस क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करोगे? एनहांस कर दोगे। किसी भी फॉरेन पार्टिकल का क्या करके, फॉरेन जो सॉरी नॉट फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन जीन को ऐड करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी? इनहांस हो जाएगी। तो मेरी ऐसी क्रॉप सारी क्या कहलाएंगी? दे आर द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। क्या है? लगाओ भाई कर्टन लगा। येलो की बजाय कौन सा करना है? आराम से वो गिर जाएगा ऊपर। कौन सा करना है? रेड। रेड तो वैसे भी नहीं दिखेगा भाई, रेड तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो भी इसकी विशेषताएं हैं क्रॉप्स की वो बदल जाएंगी, कि कितनी हाइट आएगा, कितनी यील्ड आएगा, वो सब बदल जाती है। ठीक है, दे आर द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। यस, अगर मैं बात करूंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखो जीएम क्रॉप्स जो मेरे पास हैं वो एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर मेरे अंदर आता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ठीक है, बेसिकली 99% दोनों सिमिलर, एक ही बात है। ठीक? अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखो, क्या कोई रूल्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉरी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए या फिर जेनेटिक क्रॉप्स के लिए? सबसे पहली बात तो एक बात ये देखो, यूएन का एक रूल आता है, लिखो 2-3 रूल है। यस, कोई बोल रहा है कुछ? यूएन का एक रूल है जिसका है यूनाइटेड नेशन कार्टिजेना प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। यूनाइटेड नेशंस कार्टिजेना ऑन दी कार्टिजेना प्रोटोकॉल्स ऑन बायोसेफ्टी, और ये आया था 2000 में। ये कब आया था? 2000 में। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है कि वर्ड बहुत है, जितने भी क्या है सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, जिन्होंने साइन कर रखा है, ऐसा नहीं कि पूरी वर्ल्ड पे, जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स होंगे इनके, वो सब क्या है, वो कभी भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, सॉरी दे विल उनके एक अपने क्या होंगे, प्रोविजंस होंगे, प्रोविजंस ऑन दी इंपोर्ट ऑफ मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी बात कर रहे हैं मॉडिफाइड, अभी दिखाई दे रहा है संध्या, मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेरे पास क्या है? जीएम क्रॉप्स भी, जीएम क्रॉप्स भी है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी है। एक बात ध्यान रखना, सबके लिए नहीं है, और इन्होंने कंप्लीटली बैन नहीं लगाया इसके ऊपर। क्या नहीं किया है? कंप्लीटली बैन नहीं लगाया। वो क्या करे, वो सिंपल इस बात बोल रहे हैं कि इनके इंपोर्ट को क्या करा जाएगा, प्रोविजंस करा जाएगा। अब उनका ये कहना क्यों था? उनका कहना ये इसलिए है बिकॉज दीज एमएलओज, या एमएलओज में सब आ जाएंगे, कोई भी जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा या फिर जेएम क्रॉप्स हो जाएंगे, बिकॉज दे पोजेस द थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ।
और इसी जगह से सवाल बनते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई जो 2000 में आया था क्या यूनाइटेड नेशन कार्टिजेंस का जो है कार्टिजन प्रोटोकॉल्स ऑन बायो सेफ्टी 2000 में, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है। ये सबके लिए क्या है, यूएन के सारे मेंबर्स पे अप्लाई करता है? नहीं, ये यूएन के मेंबर्स पे अप्लाई नहीं करता है, जो सिग्नेटरी सिर्फ है उन पे अप्लाई करता है, क्योंकि यूएन में मेंबर्स क्या है, ज्यादा हो सकते हैं, इसके सिग्नेटरी वाले क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो सिर्फ सिग्नेटरी मेंबर्स पे अप्लाई करेगा। दूसरा क्या है, किसके लिए, क्या बैन लगा रहा है लिविंग मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे? आंसर इज नो। क्या कर रहा है, प्रोविजंस लगा रहा है, कुछ कंडीशंस लगा रहा है। क्यों लगा रहा है कंडीशंस? बिकॉज दे पोज थ्रेट टू दी ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, पोज थ्रेट पोज करते हैं। ठीक है, अच्छा इंडिया का कुछ है, इंडिया खुद को कुछ है? यस, इंडिया का क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1986, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये क्या बात बोलता है, ये पॉइंट लिखो, इसका पूरा नाम लिखना है, इसका लिखो, ये है हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या 86 का था, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हो, वो अलग टाइम पे होगा, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारा उसी के साथ डील करता है, प्रोजेक्ट टाइगर और उस सबके साथ में। हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, और सेल रूल्स, और सेल रूल्स 1989। हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल रूल्स, यानी ये किसकी बात करता है, ये बात करता है जितने भी हजार्डियस क्या है, हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल 1989। ये रूल क्या कहता है, इसके अंडर में ये आएगा और ये कहता है मेरे जितने भी क्या है, जितने भी मेरे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके यूज, उनके एक्सपोर्ट, उनके इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, और मेरे पास क्या है, हाँ एक पॉइंट और है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, ध्यान रखना है 6 पॉइंट है, यूज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, 6 हुए ना, 2 4 5 5 ही हुए हैं, 5 एक क्या, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, 5 ही है, 5 ही, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको गवर्न करता है, इनको क्या करेगा, इनको सबको गवर्न करता है। देखो बैन इसने भी नहीं लगाया, बैन इसने भी नहीं लगाया, ना बैन उसने लगाया, ना बैन इसने लगाया, लेकिन अगर आपके पास क्या लिविंग एंटिटीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्न करता है। ये दोनों रूल है। इसके अलावा हमारे पास क्या, हमारे पास एक है रिव्यू कमेटी, लिखो आगे और, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है, RCGM, ठीक है, ये किसके अंदर आती है, इट इज कैटेगराइज्ड अंडर DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है,
ये मॉनिटर करती है। इसका सिर्फ एक इकलौता काम है, इट विल मॉनिटर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड उनको क्या करेगी? रिव्यू करेगी, सॉरी मॉनिटर करेगी, नोट रिव्यू। क्या है? क्या है श्वेता की? अब बताओ, पता लग गया? ठीक है, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में रिव्यू रिव्यू कमेटी। जी मतलब ऑर्गेनिजम्स आ जाए, क्रॉप आ जाए, सब जितने भी जेनेटिक मॉडिफाइड उनकी सबके रिसर्च को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही सबसे बड़ा जीईएसी। जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, वो भी इसके लिए काम करती है। ठीक है, एक चीज और लिखो जो काम की है। जो हमारे पास रूल है ना 89 वाले, इसके अकॉर्डिंग 5 बॉडीज दी गई हैं। पहला तो है आईबीसी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी यानी अगर सीयूएच में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो यूनिवर्सिटी को अपने आप क्या रखना पड़ेगा? एक बायोसेफ्टी की कमेटी बना के रखनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूट बायोसेफ्टी कमेटी, पहला आईबीसी। दूसरा है मेरे पास में वही आर आरसीजीबीएम, ये वाली आरसी। ठीक है, देन तीसरा मेरे पास है कौन सा? जीईएसी, जेनेटिकली है जीईएसी, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चौथा है मेरे पास में स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, एसबीसीसी, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, एंड है मेरे पास में एक है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ये ध्यान रखना है। अगर आपको जीएसी के बारे में ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा पॉलिटी का कंसेप्ट है यहां पे गाइस, एक मिनट रुको, थोड़ा सा पॉलिटी का कंसेप्ट है। जैसे मेरे पास क्या है, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगा तो स्टेट को डिफाइन कौन सा आर्टिकल करता है? फंडामेंटल राइट की बुक पढ़ूंगा तो 13। ठीक है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए, पहले स्टेट को डिफाइन करने के लिए। वैसे अगर आप पूरा स्टेट को करोगे, यूनियन एज ए स्टेट की बात करोगे, हाँ सॉरी 12 राइट, 12 तो 12 से वो ना 12 से 32, ठीक 12 वाला करेगा, नोट 13। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, वैसे ही मेरे पास जो ये हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स रूल 1989, ये क्या डिफाइन करता है? ये 5 चीजों को डिफाइन कर रहा है। कौन सी 5 चीजों को? सबसे पहले आईबीएम, सॉरी आईबीसी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। दूसरा क्या है? दूसरा मेरे पास में आरसीजीएम है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। तीसरा मेरे पास में क्या है? ये है जीईएसी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। लास्ट मेरे पास स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, एंड फिफ्थ है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इनको डिफाइन करता है ये भी रूल। ठीक है, जीएसी बना बाद में, लेकिन डेफिनेशन डिफाइन किसने किया था कि बनाने चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, ये डिफाइन करेगा। ये चीज ध्यान रखना गाइस। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निक्स फॉर द जीन एडिटिंग। टेक्निक्स फॉर द जीन एडिटिंग।
गोल्डन राइस वाला देख लिया था कल, ठीक है। वो स्फूर्ति नाम का है, वो जिंक के लिए है, ये किसके लिए है, विटामिन ए के लिए। एडिटिंग नहीं हुई है क्या? हमारे पास इसके अलावा कुछ और है? एक मिनट, अगर मैं पीपीटी की बात करूं, कोई नहीं, इसमें नहीं है वो वाली। लिखो पहला, क्रिस्पर कैसना है, ठीक है। सबसे पहले टेक्निक क्रिस्पर कैसना। फुल फॉर्म लिखो, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी। क्रिस्पर की स्पेलिंग क्या है, क्रस्ट, सी से क्लस्टर्ड, आर से रेगुलेटरी, आई से इंटरपेस्ड, स्पेस्ड, हाँ इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। एंड कैस 9 इज ए प्रोटीन। अब तक की सबसे जीन एडिटिंग करने की और टेक्नोलॉजी, जैसे एक टेक्नोलॉजी है FLN, ठीक है, और टेक्नोलॉजी उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अब तक की मेरे पास जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इज क्रिस्पर कैसनाई। अब होता क्या, सबसे पहले देखिएगा आगे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये टेक्निक्स बैक्टीरिया में देखी गई, ठीक है। कल मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वायरस क्या करेगा, अगर वायरस को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, उस वायरस को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेगस, ठीक है, यही है जी, है बैक्टीरियोफेज, फेज, बैक्टीरियोफेज, ओके। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ रिपीटेड पैटर्न है, क्या है, उनके उनके पास एक रिपीटेड पैटर्न, और वो क्या करते हैं, अगर जब भी वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए जाता है तो दे विल क्रिएट अ लेयर टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक कोलाई का कंसेप्ट लिया, सबसे पहले किसको उठाया, कोलाई। कोलाई कौन सा बैक्टीरिया है, वो वाला बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में क्या करता है, हैजा, हैजा क्रिएट करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइंड मिलेगा, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से आपको क्या मिलेगा, हैजा की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसने क्या था, कोलाई के अंदर AMR की कंडीशंस आ गई थी, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसका एग्जाम उठाया, और इसको उठाने के बाद में क्या किया, इसके अंदर प्रोटीन डाल। देखो अब ये काम कैसे करता है, एक चीज पहले समझो, वो चीज ये कहती है, एक मिनट, अगर मुझे क्रिस्पर कैस 9 की टेक्निक यूज करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जी, कि मेरे किस जीन में क्या प्रॉब्लम, किस जीन में मेरे क्या, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड मेरे पास होता है SGRNA, ठीक है, SGRNA, ये मैं एक RNA का पार्ट लूंगा, ठीक है, सिंगल गाइडेड RNA, ठीक है, उसको लूंगा, एंड मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको डिजाइन करूंगा। अब देख होता क्या, सुन, अब डिजाइन करने की टेक्निक क्या कहती है, मान लो मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, हम क्या करते हैं, हम इंसानी जीन का एक हिस्सा लेते हैं,
इन सारे जीन का कोई भी हिस्सा लेते हैं और इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में जब इसके अंदर जाएगा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया अपने खुद के कुछ क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। खुद के क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन, क्योंकि बॉडी है और उसके बॉडी में क्या है, जब चेंज आएंगे तो चेंज करने के बाद प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। और वो प्रोटीन कैसे होंगे, उनमें क्या है, उनमें इंसानी जीन है और समहाउ दीज प्रोटीन्स आर सिमिलर टू ह्यूमन प्रोटीन्स। अच्छा, तुम लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा। तुम लोगों को मैं एक बात बता, तुमने कलम चढ़ाने वाली तकनीक देखी है, पौधों में जब कलम चढ़ाते हैं, वो देखिए सबने, जिन्होंने कुछ, कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी हो? ओके, देखो, उसको बोलते हैं क्राफ्टिंग की टेक्निक। इसको ऐसे ही समझो कि सर ऐसे कैसे हो जाता है कि प्रोटीन, भाई बैक्टीरिया इंसानी वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। देख, होता क्या है, वो क्या करते हैं, एक ऐसा पौधा है, कोई भी पौधा है, ठीक है, वो पौधे को क्या करेंगे, कट कर देंगे इससे तिरछा, ठीक है, और तिरछा करने के बाद में इसके ऊपर कोई और पेड़ की डाली लेके आएंगे जो दूसरा है, इनको सेम शेप में चिपका देंगे एंड क्या है, इसको रैप कर देंगे नॉर्मली प्लास्टिक से। 3-4 सप्ताह के बाद में क्या हो जाएगा, अब मान लो ये था कोई और प्लांट, ये छोड़ो, ये भी क्या है, ये भी मेरे पास मैंगो का है, ठीक है, आपने घर में गुठली जगाई, नॉर्मल पेड़ उग गया, उसके पेड़ के ऊपर आपने क्या किया, आपने एक टहनी लेके आई किसकी, अल्फांसो की, ठीक है, या फिर और बहुत सारी वैरायटीज आपने क्या किया, इस पे लगा दी। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ये दोनों पेड़ फिक्स हो जाए। अब नीचे जो टहनी निकलेंगी वो किसकी निकलेंगी, दोनों मैंगो, अल्फांसो मैंगो भाई, ये वाले नॉर्मल वाले, लेकिन ऊपर वाले जो ट्रेड्स देगा वो कैसे देगा, वो अल्फांसो वाले, ठीक है। अब आप घरों में क्या करते हैं, घरों में आप बहुत सारे पौधे उगाते हैं हमारे, देसी गुलाब देखा है, देसी गुलाब, देखो एक तो गुलाब वो होता है जो बढ़िया रोज होता है, वो ऐसे फ्लावर वाले नॉर्मल निकलते हैं, और एक ऐसा होता है जो फैल फैल के अजीब सा फैला होता है गोल वाला, ठीक है, वो होते हैं देसी वाले, दे आर नॉट हाइब्रिड। और उनके साथ क्या होता है, उनके साथ कंडीशन ये होती है कि आप क्या करोगे, आपने घर पे अगर उगा लिया है और आपने टेम्परेचर बहुत अच्छा रखा तो क्या होगा, उसमें से फ्लावर के बीज बनेंगे, डोडे बनेंगे खत्म होने के बाद में, और फिर नीचे क्या है, उससे बीज गिरेंगे और बीज गिरने के बाद बहुत सारे वैसे फ्लावर उग जाएंगे, रेड रोजेस। लेकिन मेरे पास क्या, मुझे व्हाइट रोज करना है, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे ब्लैक रोज रखना है, या फिर मुझे मिक्सिंग रखनी है, तो नॉर्मल क्या करूंगा, मेरे पास नॉर्मल छोटा पौधा है, ऊपर मैंने उसकी कलम लगा दी। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप में नेचुरल यहां से ले रहा है न्यूट्रिशन, और जब ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन ट्रांसफर करेगा, चल जाए। तो ये प्रोसेस होती है सिंपल क्राफ्टिंग। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक स्पीसी लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपने अमरूद के ऊपर आम चढ़ा दिया या आपने नीम के ऊपर क्या कर दिया, सहतूत चढ़ा दिया कि देखता हूं क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट द गुड आइडिया। इसमें क्या आता है, सेम रहता है। तो इसने क्या किया है, इसका काम क्या है, एक इसका सिंपल फिनोमेना है, जाइलम फाइलम है, ठीक है, जाइलम क्या करेगा, प्लांट न्यूट्रिशन, उसको वाटर न्यूट्रिशन के ले जाएगा, फाइलम क्या करेगा, फूड को ले जाएगा, ठीक है। तो फूड और न्यूट्रिशन जो जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, फूड तो जाएगा इसके पास में और ये थ्राइव करेगा। तो अगर हमने क्या लिया, अगर हमने बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऐसा जीन डाला है, पहली बात, अब मेरे पास ऐसा कंप्लीट जीन होना चाहिए जो थोड़ा बहुत क्या हो, अडप्टिव। बैक्टीरिया भी ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, उस मेरे जीन को कैरी कर सके। तो यानी मेरे पास कैसा होना चाहिए, मेरे पास स्टेबल वेक्टर होना चाहिए, जो क्या कर पाए, जो इंसानी जीन को क्या कर पाए, कैरी कर पाए। अगर वो इंसानी जीन को कैरी नहीं कर पाए तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम आएगी। यही तो है ना सबसे बड़ी दिक्कत, क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, कल मैंने एक बात बोली आप लोगों को कि भाई एक सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो कैंसर का है। क्यों है कैंसर का थ्रेट, कि मेरा जीन उस तरीके से एक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है।
अगर वो नॉर्मल एक्ट करेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा जिम थेरेपी में, लेकिन अगर क्या अब नॉर्मलिटी आ गई है या फिर कैरी करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, देन दैट विल हैपन, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या कर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई ना कोई स्टेबल बैक्टीरिया चाहिए जो क्या कर पाएगा, जो कैरी कर, किसको कैरी कर पाएगा, इंसानी जीन। अब इसने क्या किया, प्रोटीन प्रोड्यूस किया, प्रोटीन प्रोड्यूस किया, एंड प्रोटीन हम यूज करें। ठीक है, ये कंडीशन देखी गई। इसी कंडीशन से इन्फ्लुएंस होके साइंटिस्ट को लगा कि हम क्या करते हैं, अगर हम क्रिस्पर कैस9 की टेक्निक में, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे किस पार्ट में, किस डीएन, किस पार्ट में, किस जीन में, मतलब दिस इज माय डीएनए स्ट्रक्चर, और इसमें कहीं ना कहीं जीन होगा, और जीन के किस स्ट्रक्चर में मेरे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई ना कोई ऐसी सीजर चाहिएगी, या फिर क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिएगा, ग्लू चाहिएगा, कोई भी चीज मैं काट रहा हूं, ठीक है, और दोबारा चिपका रहा हूं, तो पहले मुझे क्या चाहिएगा, सीजर चाहिए, या फिर चिपकाने के लिए दोबारा ग्लू चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो एक चीज समझो, ये मैंने क्या किया है, लोकेट किया है, ये वाला जीन मेरी किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कोई भी बीमारी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल कोई डिजीज है, या फिर कोई और डिजीज है, जेनेटिक कोई डिजीज है, या फिर जेनेटिक कोई वो है, डिसऑर्डर है, और ये वाला जो हिस्सा है मेरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक? तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस बैक्टीरिया में जाऊंगा, वो कहां गया, बैक्टीरिया में जाऊंगा, और उस बैक्टीरिया में जाके क्या करूंगा, जो मेरा रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसका क्या कराऊंगा, प्रोडक्शन कराऊंगा। अब मैं उस प्रोटीन को लूंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसी कैची होनी चाहिए, ठीक है, जो मुझे इसको काट सके, एंड दैट इज माई प्रीसीजन। इसका प्रीसीजन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि डीएनए बिल्कुल छोटा, आर्मस्ट्रॉन्ग के साइज में। अगर मैंने बाय चांस ये वाला हिस्सा काट दिया, अब बड़े हिस्से को मैं इजीली काट सकता हूं, अगर मेरा वो ऑलरेडी नैनो स्केल पे है, तो मुझे क्या है, मैं काट रहा हूं, ये काट दिया मैंने दूसरा हिस्सा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ये जो हिस्सा मैं कट करूंगा, एंड आई विल रिप्लेस दिस पार्ट विद अनदर वन, और ये क्या है, और जो मेरा Cas9 है वो मेरा प्रोटीन है, जो हेल्प करता है मुझे क्या करने में, पहले कट करने में और दोबारा वापस पेस्ट करने में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सर ये पहली ऐसी टेक्निक है, क्या इससे पहले हम कट नहीं कर रहे थे, क्या पहले और चीजें नहीं हो रही थी, हो रही थी, पहले हो रही थी। ठीक है, एक लिखो, मेरे यार पीडीएफ कहां गुम होगी, एक मिनट रुको, जीनोम इसमें भी नहीं है, एक मिनट, ZFN,
ZFN, जीनोम फिंगर न्यूक्लियर। इससे पहले हम क्या करते थे, जब तक मेरा क्रिस्पर कैस9 की टेक्निक नहीं आई थी, ठीक है, जब तक मेरे पास क्रिस्पर कैस9 की टेक्निक नहीं आई थी, देन व्हाट विल हैपन, हम ये वाली टेक्निक यूज करते। लेकिन इसमें क्या था, अब देखो इसमें दो चीजें थी। एक तो पहले था फोर्क न्यूक्लियोइड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जिंक की फिंगर्स थी, जिंक के मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या करते थे, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे, वो सबसे पहले क्या करते थे, हिस्से को आइडेंटिफाई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास न्यूक्लियस है, कौन से वाला, फोल। आप उसको फोल बोल सकते हो, फोकल बोल सकते हो, आपके ऊपर। ये क्या करता था, उसको कट करता था एंड दोबारा पेस्ट करता। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसका जो सक्सेस रेट था दैट विल बी 1% टू 20%, 1% टू 20%। ठीक है, हमने इससे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, हमने इससे क्या है, HIV रेजिस्टेंस की रिसर्च भी की है। इसके अलावा कुछ और था, यस, इसके अलावा और भी है। टैलन, इनको लिख लो भाई, लिख लो। ZFL है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस है। दूसरा मेरे पास है टैलन, ठीक है, इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन एक्यूएटर लाइक ये न्यूक्लियस। लिख लो ये नाम, इतना पूरा नहीं करोगे तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए। ये टेक्निक मेरी कहां थी, ये टेक्निक पहले मेरे पास क्या था, अब मेरे पास क्रिस्पर कैस9 है, हाईली प्रिसाइज है। उससे पहले मेरे पास क्या था, ZFN, ठीक है, जिंक फिंगर न्यूक्लियोस। इससे पहले मेरे पास थी टैलन, और टैलन मैंने कैंसिल लिया था जीनोथोमनोस बैक्टीरिया से। ये टेक्निक थी। इस टेक्निक में मैं क्या करता था, इस टेक्निक में मेरे पास क्या था, मैं सेम वही करता था, जीन का हिस्सा लेता था, उनको आइडेंटिफाई करता था, कट करता था, ब्रेक करता था। समस्या क्या थी, सक्सेस रेट बहुत ही कम था। सक्सेस रेट क्या था, बहुत ही कम। आपके काम का क्या है, क्रिस्पर कैस9 से कौन सी पहले टेक्निक थी, ZFN, दूसरा टैलन, टैलन, ठीक है, 1% टू 20%, ठीक है। और ये दोनों की दोनों टेक्निक क्या करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी कैंसर में। क्रिस्पर कैस9 ने कैंसर होने की संभावनाएं कम की है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कैंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज इन जीन एडिटिंग। ठीक है, जीन एडिटिंग का एक सबसे बड़ी समस्या है। एक चीज और देखो, एसडीएन्स, एसडीएन्स साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इनमें तीन वैरायटी होती थी, SDN1, SDN2 और SDN3। मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस को क्या करते थे, साइट तक पहुंचाते थे। दिस इज वेरी बेस कोर, जिससे मेरा ZFN और मेरा क्या है, क्या था, टैलन, टैलन क्या है, काम कर रहा था। बिकॉज मुझे क्या है, मेरे में सबसे पहला क्या है, सबसे पहली टेक्निक ये है कि आई नीड टू आइडेंटिफाई। मैं फिर से कह रहा हूं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वो यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो PhD वाले करते टाइम यूज करते हैं। हमारे काम का इतना है, क्रिस्पर कैस9 से पहले क्या था, ZFN, दूसरा टैलन। और टैलन के लिए जरूरी क्या था, SDNs, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। ये तीन तरह के थे। इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ये पहले जाके जो मेरा जीन है उस साइड में पहुंचेंगे और उसके क्या करेंगे, उसका पता लगाए, उसका पता लगाए। ठीक है, एंड इसमें मेरे पास क्या था, SDN, SDN2 और ये। आज के टाइम पे अगर कोई बात करे तो हम ये दोनों यूज नहीं करते हैं, वी आर ओनली यूज SDN3।
मॉडर्न टाइम में हम SDN3 ही यूज करते हैं, इतने काम का और कोई काम का नहीं। SDN1 पहले यूज होता था, SDN2 पहले, देखो ऐसा यूज हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आज भी अगर पढ़ने जाएंगे, आप पढ़ने जाओगे तो मास्टर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम टेक्निक यूज नहीं करते। ठीक है, अमीषा क्या बताया, क्या होता है? और अभी लास्ट क्या बताया मैंने आपको बोलने से पहले? हाँ, ओके। तो इतना तो अगर बिना ध्यान दिए इतना सुन के इतना बता पा रहे हो, सोचो अगर फोन नहीं चलाओगे फिर कितना क्या कर लोगे। ठीक है, एंड एक चीज और है मेरे पास में, आई हैव एक होमी होमी एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेरी सबसे पुरानी टेक्निक है, सबसे पुरानी, सबसे जो पहले। बेसिकली क्या करेंगे, ये मेरे पास में दो तरह के मेरे पास में न्यूक्लियस होते हैं, वन इज एंडोन्यूक्लियस एंड वन इज एक्सोन्यूक्लिक। उसमें से मैं क्या कौन सा यूज कर रहा हूं, एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहा हूं। अभी देखो भाई, आ जाओ जाओ। देखो मेरे पास सेल है, सेल में आप हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, एक मिनट, न्यूक्लियोलस होता है, मैंने कुछ लिखा? एक मिनट, मैं क्या टाइप करके करूं, डीएनएस पार्ट है। एक मिनट, इसमें भी नहीं दिखाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन की कहाँ मिले, किसी का आइडिया है? क्या है? ओके, मैं तुम्हें बाद में बताता हूं, ठीक है, मैं देख के खुद। शशांक, ओके, एक मिनट, कहाँ था हमारी पीपीटी थी ना। नेक्स्ट लिखो गाइस हमारा टॉपिक, आरडीएन। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ गाइस बाद में। रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो, हमने खाना बनाया, फूड, क्या करना पड़ता है फूड बनाने के लिए? वी नीड डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और जब हमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बनेंगे तो सबका पार्ट हमें कुछ कुछ लेना पड़ेगा। सेम मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं क्या करता हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेता हूं एंड विल मेक अ सिंगल डीएनए, मेक अ सिंगल डीएनए। अब इसका काम क्या है? देखो, मेरे पास एक टेक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉस्किटो है। एक चीज समझना मॉस्किटो की रिगार्डिंग, मच्छर है मेरे पास, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? मेरे पास चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, ठीक है, ठीक है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेरे पास नॉर्मल फीवर के लिए भी है, ठीक है, वायरल्स वगैरह के लिए, क्योंकि वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है, फ्लू वायरल। तो अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास दो तीन टेक्निक है। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे सिंपल मॉस्किटो को मारना है तो मैं क्या करूंगा? ऑल आउट गुड नाइट यूज करूंगा, ठीक है। और मॉस्किटो मेरे लिए क्या है? मेरे मॉस्किटो मेरे लिए बहुत सारी डिजीजेस के लिए क्या है? एज ए वेक्टर का काम करते, एज ए वेक्टर का काम करते, ठीक है। आपको याद है मैंने वाल्बिचिया बताया था, याद आ रहा है वॉल्बिचिया? क्या टेक्निक यूज हुई थी वॉल्बिचिया? देखो, वॉल्बिचिया में हमने सिंपल क्या किया था, जो भी मच्छर ये सब बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है, फीमेल मच्छर है, उनको क्या करोगे आप? उनमें इंसर्ट कर दोगे अलग से वो वाले बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, या फिर वो वाले जीन, जेनेटिक मटेरियल जो क्या करेगा। जो देखो, एक चीज समझो पहले, एक बेसिक बात, पहले तो ये बात कि भाई मॉस्किटो ही क्यों कर रहा है कैरी? अगर मैं फीमेल एनाफ्लीज की बात करूं तो फीमेल एनाफ्लीज ही क्यों फैला रही? और कोई मच्छर भी तो फैला सकता है। सवाल तो ये उठता है पहले, क्यों लगता है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोटीन होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे, अगर प्रोटीन नहीं समझ रहे हो तो ऐसी बात समझो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो क्या करेगा, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीवरम को बाइंड करेगी। अगर बाइंड भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बात समझो, मेरे यहां पे जो नॉर्मल घास होती है वो गर्मियों में सूख जाती है। क्यों सूखेगी? क्योंकि उसके लिए स्टेबल कंडीशन नहीं है। जैसे स्टेबल कंडीशन आएगी थ्राइव करेगी। फाल्सीवरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम फाल्सीवरम, ये फीमेल एनाफ्लीज में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको थ्राइव करने के लिए उसके अंदर क्या है? सर्टेन कंडीशंस है, सर्टेन प्रोटीन है, जिनकी वजह से क्या बॉडी में थ्राइव कर सकते। अब बहुत सारी बीमारी ऐसे हैं जो जानवरों में लेकिन इंसानों में नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने के बाद व्हाट विल हैपन? वही बीमारी इंसानों में आ जाती है। क्योंकि वायरस ने क्या कर लिया, वायरस ने एक एबिलिटी डेवलप कर लिया, और उस एबिलिटी डेवलप करने से क्या हो गया है, अब वो वायरस या फिर वो बैक्टीरिया अब इंसानों में भी क्या करेगा? सर्वाइव कर पाएगा। और उसको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसानी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन के साथ बाइंड करना पड़ेगा, और प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद में क्या करा? वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट बनाएगा अपने जैसे, ठीक है। तो अगर मेरा मॉस्किटो कैरी कर रहा है तो मॉस्किटो में कोई ना कोई सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीवरम को थ्राइव करने के लिए जरूरी है। ये बात क्लियर है इतनी? वरना तो होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हीं कंडीशंस को रिमूव कर दें। हम उन्हीं कंडीशन को क्या कर दें? रिमूव कर दें। अब देखो, मेरे पास दो तीन तरीके हैं। या तो मैं क्या कर दूं, वो प्रोटीन ही बॉडी से खत्म कर दूं, पहली कंडीशन, मैं क्या करूं, वो प्रोटीन ही खत्म कर दूं। लेकिन अगर मैं बॉडी से प्रोटीन खत्म करूंगा तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, उस पूरी स्पीसी को नुकसान देगा। या फिर मैं क्या करूं, इस प्रोटीन को अल्टर कर दूं, प्रोटीन को क्या कर दूं? अल्टर कर दूं, चेंज कर दूं। एंड जब मैं चेंज करूंगा देन व्हाट विल हैपन? अब ये बैक्टीरिया क्या कर पाएगा? अब देखो, अब एक चीज और समझो,
क्या ये अल्टर करना आसान है? अल्टर करना आसान है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज जो देखनी पड़ती है, दैट इज माई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। कैसे? मेरी जो फूड चेन है या फिर मेरी जो बायोडायवर्सिटी की साइकिल है, वो कम से कम इफेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी जगह से सारे रेट मार दूंगा तो मेरे स्नैक बढ़ जाएंगे, सॉरी मेरे स्नैक मरेंगे, और कहीं ना कहीं मेरी कैट की जो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लिंक है। लेकिन अगर मैं मच्छर मार रहा हूं, और वो भी सिर्फ एक वैरायटी, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा ज्यादा? आंसर इज नो। कहां लिंक करेगा मच्छर? क्या कहां लिंक करेंगे? किसमें? डॉक्टर काम करते हैं। चलो कोई ठीक। तो इन्वायरमेंट पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो अगर इन्वायरमेंट पे बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये इजी हो जाता है जस्टिफाई करना कि मैं किसी बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर दूं, सॉरी मैं जो उनका स्ट्रक्चर उनको क्या कर दूं, या तो प्रोटीन चेंज करूं या फिर क्या करूं, स्ट्रक्चर को अल्टर कर दूं। क्योंकि इस पॉइंट में मैं क्या है ये जस्टिफाई कर पा रहा हूं। जो मैंने पहले बात बोली कौन सी, जो यूएन का क्लोज था, जो ईपी है, चलो ईपी है तो इंडिया में, ठीक है, यूएन का क्लोज जो सिग्नेटरी है, तो आप उन पॉइंट पे अल्टर कर पाओगे, बिकॉज उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है और फूड चेन पे इंपैक्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम। ठीक, एक चीज और सुनो, इसी बात पे एक चीज और सुनो, बिकॉज ये चीज आपको आंसर राइटिंग में काम करेंगे। एक चीज और, जीएम क्रॉप्स को लेके इसी बात पे हो रहा हूं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है, इतना बड़ा वो क्यों है? क्योंकि अगर मैं कोई भी क्रॉप लूंगा या मेरे ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जीएम क्रॉप्स है, तो वो मेरे डायरेक्ट किसमें है, दीज आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ माई फूड चेन। तो उनके अंदर कोई भी अल्टर या चेंज किया हुआ कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को क्या करेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अब सुनो सर, इस हिसाब से आपने तो मतलब नोट, मैंने बीटी कॉटन का हमने एग्जांपल है उसमें आपने कर दिया था, हमने बीटी कॉटन में कुछ चेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ जो जो वो था उनका पिंक बॉल करके कुछ था, जो क्या था, जो कीड़ा इनको खा रहा था, उसको हटाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्टर चेंज हुआ है, वो अल्टर, देखो ये बात हो नहीं रही है, ध्यान रखना ये बात हो नहीं रही है, लेकिन क्या, जब वो अल्टर जीन है वो चेंज होकर किसके पास आएगा, वो बफेलो के पास, वो मेरे कैटल्स खाएंगे, खाएंगे बिनोले वगैरह, और कहीं ना कहीं वो बाद में किसमें आएगा, मिल्क में आएगा। मिल्क में कंज्यूम कर रहा हूं तो किसमें आएगा, दोबारा ह्यूमन में आएगा, और ह्यूमन में आके देयर इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज बायो अक्यूमुलेशन, वो चीज बढ़ जाएगी। तो घुमा फिरा के कहां आ रहा है, हर एक चीज इंसानों पे आ रही। एक और एग्जांपल सुनो, हमें थोड़ा सा भी फीवर होता है या थोड़ा सा भी क्या होता है, पेन होता है, तो देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज डाइक्लोफेनेक। मैं क्या कंज्यूम करता हूं, डाइक्लोफेनेक या फिर पैरास्टामोल। पैरास्टामोल अकेली आती नहीं है, साथ में डाइक्लोफेनेक आएगी आएगी, गुड फॉर ह्यूमंस। लेकिन देयर इज अ थिंग दैट इज नोन एज वल्चर, गिद्ध। अब क्या होता है, अब आपकी भैंस दूध नहीं दे रही, आपकी भैंस का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, या फिर आपकी गाय पशु जानवर उनको पेन हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको डाइक्लोफेनेक इज ए समथिंग दैट इज नोन एज पेन रिलीवर, एज ए पेन रिलीवर के रूप में काम करता है। दे देंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जानवर बोल के तो नहीं बता सकता, तो धड़ल्ले से रहे। अब कोई भी कैटल मर गया, उसकी लाश को फेंक दिया, वल्चर क्या करेगा, गिद्ध, क्या वो किसी को मार के खाते हैं, नहीं, दे आर नोन एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। नेचुरल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो प्राकृतिक साफ सफाई करते हैं, स्कैवेंजर्स वाले। और नेचुरल स्कैवेंजर्स का एग्जांपल क्या है, चींटियां, यस, चींटियां भी है, और क्या है, दीमक, ठीक, और दीमक है, दीमक है, वुड को डिकम्पोज कर देती है,
ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, ये मुझे उसके बाद में पूछना, ठीक, क्लास खत्म होते। मंकी का और दिमक का कुछ रीजन था, मैं वो उसके बाद बताऊं, यहां पे नहीं, इस पे बोलने का नहीं है। और मेरे पास क्या इंसेक्ट्स हैं, और मेरे पास बहुत सारे बीटल्स हैं, मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दे आर द नेचुरल स्पंजेस। अब वल्चर्स के साथ क्या होता है, अगर कोई भी एनिमल कैटल है जिसको कोई डाइक्लोफेनेक इंजेक्ट किया गया है और वल्चर्स की बॉडी में जाएगा, तो वल्चर्स को एक प्रॉब्लम हो जाती है, वल्चर्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर देता है, उनके फैदर की जो बोन्स है, क्या हमारी बोन के जैसी बोन होती है उनकी? पक्षी उड़ क्यों पाते हैं? क्योंकि उनके पंख होते हैं। दूसरा रीजन, उनकी बोन्स कैसी होती है? होल होती है, उनकी बोन होलो होती है, मोस्टली उनमें क्या भरा होता है? एयर, ठीक है। अच्छा, इंसानी बोन में और पक्षियों की बोन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंसानी बोन क्या है और पक्षियों की बोन होलो होती है, खाली। तो वल्चर्स क्या करेंगे? ईट करेंगे, और वल्चर्स की बॉडी में क्या है? डाइक्लोफेनेक जाएगी, डाइक्लोफेनेक जाने के बाद में क्या होंगे? वल्चर्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके विंग्स क्या हो जाएंगे? पैरालिसिस हो जाएगा। अब इन्वायरमेंटल ये भी इंपैक्ट है, ठीक। वापस आओ उसी बात पे, बायोअक्यूमुलेशन हो जाएगा, देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज बायो। आर्यन टेक्नोलॉजी में क्या करूंगा मैं? बहुत सारे मटेरियल लूंगा, उनको कंबाइन करूंगा, देन आई विल मेक ए न्यू डीएनए। और इस डीएनए को बनाने के लिए बोलता हूं मोलिकुलर कुकिंग, ठीक है। अगर कंसेप्ट में आ जाता है कैसे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस ये आते हैं, मैच करने आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, और मोलिकुलर कुकिंग के बारे में आता है, तो किससे रिलेटेड होगा? आरडीटी से। मोलिकुलर कुकिंग से कनेक्टेड है आरडीटी से, ठीक है। हम क्या करते थे? बना, अब देखो दो तीन चीजें हैं, पहले इससे पहले एक चीज ये है, ये देखो कि सारा आरडीटी जो टेक्निक है वो काम कैसे करती है। देयर विल बी द 7 स्टेप्स। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? सबसे पहले मैं प्योर डीएनए निकालूंगा सोर्स से, देन मैं क्या करूंगा? कट करूंगा डीएनए को यूज करके रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं? वापस आओ, दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। आ गया, ये टेक्निक यूज की थी इन्होंने, कोहेन एंड बोहर ने, ठीक, ये तो कुछ ज्यादा ही, एक मिनट। दो तरह के होते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स, दूसरा है मेरे पास क्लोनिंग वेक्टर्स। दूसरा क्या है मेरे पास? क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स मेरा किस तरीके काम करेगा? दो तरीके से काम करता है, एक तो न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेरा वो हिस्सा होता है जो मेरा क्या करेगा? डीएनए को कट करने के लिए जो मेरे एंजाइम यूज होंगे, ठीक है। दो तरह के हैं, वन इज एक्सो, दूसरा इज एंड, ठीक है। अब एक चीज सुनो, अगर कोई भी एंजाइम क्या करेगा जो डीएनए स्ट्रैंड के एंड पे काम करेगा, एंड से, एंडो, एक्सो का मतलब भी क्या होता है? आउटर, इंडो का मतलब इनर पार्ट। अगर वो करेगा देन इट द एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। एंड अगर वो क्या करेगा? मोलिकुलर सीजर है, इनसाइड करेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे करना है। अगर इसके अंदर किसी पार्ट पे करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहां करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहां करना है, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे यहां करना है,
देन कौन से यूज होंगे, एंडोन्यूक्लियस। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे करना है इनसाइड ऑफ, और काम क्या होगा दोनों का, दोनों का काम क्या करना है, कट कर। और एक किसका टाइप है, दीज आर द टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स। किसके अंदर कैटेगराइज होंगे, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स क्या होंगे, दो है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अगर आपको एक्सटर्नल पार्ट कट करना है यू नीड एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट कट करना है इनसाइड दी डीएनए देन यू नीड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंड यस, अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था, होमिंग एंडोन्यूक्लियस। अब पता लग रहा है वाई एंडो यूज्ड, बिकॉज अगर मुझे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए कट करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। और होमिंग क्या करेगा, होमिंग वाली कंडीशन क्या थी, मुझे किसी एक पार्ट पे करना था, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी जब हुई है तो किस पे, मुझे पूरे पूरे डीएनए चेंज करना ही नहीं है, आई जस्ट ओनली नीड सर्टन, ठीक है। एक्सोम आर ट्रिमर जो मेरे पास कट करने के लिए होते हैं, देखो एक मेरे पास एक सबसे बड़ी चीज ये है, एक चीज समझो, इसको एंडो से समझने के बजाय इसको ऐसे समझो कि मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, वहीं आओ हमारे उसको, एक मिनट। अब एंडो एक्सो को एक मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। मान लो मुझे इसका ये वाला हिस्सा कट कर, ठीक है, और मुझे क्या है, मुझे कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन चाहिएगा जो क्या करे, जो एज ए सीजर एक्ट करे, इसको कट भी कर दे। लेकिन कट करने के बाद दूसरी समस्या क्या है, आई नीड ग्लू ऑल्सो, आई नीड ग्लू ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी यूज कर लूंगा प्रोटीन, मुझे क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो जो चीज यहां पे यूज हो रही है, जो ग्लू हिस्सा ये वाला यूज करा, जो प्रोटीन इसमें है सेम वही प्रोटीन रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने प्रोटीन चेंज कर दिया, कट करते टाइम में मुझे कोई दिक्कत नहीं, कट किया मैंने, सिंपल कट करके बाहर निकाला। लेकिन अगर मैं दोबारा जब इंसर्ट कर रहा हूं पार्ट को, तो इंसर्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन एक समस्या और भी है, दूसरी समस्या क्या, दूसरी समस्या ये कहती है कि मेरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो अगर मैंने बैक्टीरिया लिया है, मैंने क्या लिया है, बैक्टीरिया लिया है, और उस बैक्टीरिया में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया जीन को, और जीन से क्या कर लिया मैंने, इस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया एक प्रोटीन, एक प्रोटीन का प्रोड्यूस कर दिया जिसकी मुझे क्या थी, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक नया वो बनाया है डीएनए का पार्ट, डीएनए के जीन्स, और मैंने क्या लिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया लिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया लिया। अब मेरा ऐसा तो है नहीं कि मैं जीन क्या करूंगा, मैं जीन को उठाऊंगा और उठा के क्या कर दूंगा, इसमें इंसर्ट कर दूंगा, ऐसा मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट नीड माइक्रो आरएनए, आई जस्ट नीड माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए मेरा क्या करेगा, माइक्रो आरएनए मेरा हिस्सा लेगा। अब ये सीधा नहीं जाएगा, माइक्रो आरएनए मेरा एज ए वेक्टर काम करेगा, एज ए वेक्टर काम करेगा, और वेक्टर काम करे। अब देखो इंसानी जीन लगाया था, अब मुझे पता है कि मेरे डीएनए में मान लो ये वाला हिस्सा मेरे कुछ बीमारी प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो एक और इंसान है, देखो एक चीज और समझो थोड़ी सी, मान लो ये मेरा क्या है, नॉर्मल, अरे भाई नॉर्मल डीएनए, ठीक है। ये मेरा क्या है,
डिफेक्टिव डीएनए। और मुझे क्या करना है, मुझे और किसी भी को क्या करना है, ये वाला हिस्सा क्या करना है, रिमूव करना है, बिकॉज ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर लाने में रिस्पॉन्सिबल। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई कि मैं ये हिस्सा उठाऊंगा और यहां पे कट कर दूंगा। मैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा हेल्दी है और ये मेरा क्या है, डिफेक्टेड है। तो मैं हेल्दी का भी इस साइड में जो हिस्सा ये वाले उठाऊं, और जो ये हिस्सा बनाने के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उनको क्या करूंगा, अगर मेरे पास डायरेक्ट उठता है तो ठीक है, फिर वरना फिर क्या, किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करूंगा और बैक्टीरिया इंसर्ट करके सेम क्या करेगा, सिमिलर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। उन प्रोटीन्स को लूंगा, उन प्रोटीन्स को क्या करूंगा, उन प्रोटीन्स को माइक्रो आरएनए में रखूंगा और माइक्रो आरएनए क्या करेगा, एक्ट एज ए वेक्टर, वेक्टर की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा, वो यहां पे लेके जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, प्रीसाइज उससे पहले इसको कट कर दिया। मानो कि हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, प्रीसाइज से मेरा कट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो हिस्सा आया माइक्रो आरएनए, ये इसको यहां तक कैरी करके ले जाएगा एंड देन इट विल पुट इट देयर। मैं बिना उसके नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है जो आपने पूछा था कि सर ये जो है क्लीनिंग ऑफ द एजेस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द प्रोसेस, अब ये देखो, अब ये मेरा जो हिस्सा है, मेरे हिस्से पे कुछ ना कुछ प्रोटीन्स हो गए यहां पे, और मुझे वही प्रोटीन्स जो मेरा एमआरएनए कैरी करेगा, जो यहां पे अब ऐड होने वाला है, उसके एंड पे भी यही होना चाहिए। तो इनकी क्लोनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मैं ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी ग्लू, मतलब यहां पे मैं ग्लू वर्ड यूज कर रहा हूं, बेसिकली क्या है, प्रोटीन से जो मेरे क्या करेंगे, मेरे बाइंड करेंगे। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रोटीन बाइंड करेंगे, वो करेंगे, उनके लिए ये चीज है। एक मिनट सुनो, कोई बात नहीं। When someone trips and एक इसमें बात सुनो, their bodies begin the healing process by ब्रोक हो गया, forming blood clots around the broken ends of the bone. Then, प्रोटीन हुए रिपेयर, bone cells grow along the fracture, slowly strengthening over time. This is why doctors create casts around patients. That way, the bones can heal in the right position, a process that can take up to an entire year depending on how severe the fracture is. When ये नहीं दिखा रहा ढंग से, हड्डी टूटने के बाद बॉडी खुद से रिपेयर कैसे करती है, ये प्रोसेस आपको शॉक कर देगा। जब हड्डी टूटती है, बॉडी पैनिक नहीं करती, वो तुरंत रिपेयर मोड में चली जाती है। सबसे पहले फ्रैक्चर वाली जगह पर ब्लड क्लॉट बनता है, जो हीलिंग की फाउंडेशन होता है। फिर बॉडी सॉफ्ट कवर्स बनाती है, यानी एक तरह का टेम्परेरी ब्रिज जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने लगता है। कुछ हफ्तों बाद ये सॉफ्ट कवर्स हार्ड बोन में बदल जाता है और धीरे धीरे आपकी हड्डी फिर से स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन रिस्क ये है, अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है या ब्लड सप्लाई वीक है, तो ये प्रोसेस स्लो या इनकम्प्लीट हो सकता है। इसलिए फ्रैक्चर के बाद सिर्फ प्लास्टर नहीं, आपकी डाइट और केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्या देखा कि बॉडी क्या करेगी, अब जो मटेरियल सेम यहां पे, सेम यहां पे, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास रिजेक्शन रेट इसका ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर मेरा मटेरियल जो यहां पे है और यहां पे है सेम नहीं हो, और जो क्या है, जो प्रोटीन को चिपकाने का काम कर रहा है, उसी प्रोटीन को मैं ग्लू बोल रहा हूं बार बार।
और वो क्या करेगा, जब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा एंड आई इंसर्टेड ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। एंड कुछ टाइम के बाद में क्या है, जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, सेम ग्लूर होगा, तब इट विल रिपेयरिंग ऑफ डीएनए। तो जो जो रिपेयरिंग की बात कर रहा है, जो उसकी बात कर रहा है साफ करने की, वो ये बात कर रहा है। ठीक, मेरे पास तीसरा पॉइंट है, कहां गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मैं डीएनए कट कर लूंगा, एक्सो, ठीक है, कौन सा, रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम, रेजिस्टिव एंजाइम किस तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, एंडो वाले और एक्सो वाले। एंड एक्सो वाले कहां करेंगे, आउटसाइड ऑफ द डीएनए, आउटसाइड लेयर, नॉट आउटसाइड ऑफ द डीएनए। और जब मुझे स्पेसिफिक रीजन में करना है या इनसाइड करना है तो मेरे एंडो, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं बिलियंस ऑफ जीन की कॉपी बनाऊंगा पीसीआर के थ्रू, ठीक है। पीसीआर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये समझो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। देखो, ये चीज हमने सीखी है वायरस से, ये चीज हमने किससे सीखी है, वायरस से। वायरस क्या करता है, वायरस जब भी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी के अंदर एंटर करके क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करके अपनी ही कॉपीज बनाएगा। और कॉपीज कैसे बनाएगा, मल्टीपल कॉपीज। तो मैंने अब कट कर लिया है, मैं क्या करूंगा, अब मेरा यहां से वो बैक्टीरिया वाला काम स्टार्ट होगा। मैं बैक्टीरिया के अंदर क्या करूंगा, इंजेक्ट करूंगा मेरे जीन का वो हिस्सा जो मेरे लिए क्या है, रिक्वायर्ड, यानी यहां से कट करके वाले, एंड देन इट विल ट्रांसफ्यूज इनटू द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा और उसकी क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। देन मेरे पास स्टेप है नेक्स्ट, ये है लिगेशन का, सॉरी एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन हो गया, लिगेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो मेरा टारगेटेड जीन है उसको क्या करूंगा, वेक्टर के थ्रू लिगनेज कराऊं। अब इसका मतलब क्या है, मैं माइक्रो आरएनए लूंगा और वो मेरा क्या करेगा, वेक्टर का काम करेगा। जैसे मेरे क्या है, मुझे मलेरिया होगा तो मच्छर का काटना जरूरी है, बॉडी में क्या आना चाहिए, फाल्सिफरम आना चाहिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम। तो ऐसे मेरा माइक्रो आरएनए क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, अपने ऊपर बैठा के लेके जाएगा, कहां तक, जहां पे मेरा टारगेट, जहां पे मेरी लोकेशन है, एंड देन इंसर्शन। अब इसमें क्या हुआ है, अब मेरा जो डीएनए बना, जो नया वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीटी, जो मैंने नया डीएनए बना है, वो कैसे बना, मल्टीपल पेयर्स, मैंने बैक्टीरिया का लिया है, वो सबका लिया है, एंड मैंने फिर माइक्रो आरएनए लिया, माइक्रो आरएनए को वेक्टर के रूप में यूज किया, एंड मैं उस लोकेशन तक पहुंचा है। एंड देन लास्ट मेरे पास क्या है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूरिफाइंग। ठीक, अब मेरे पास एक क्लोनिंग वेक्टर रहता है जो मेरा बैक्टीरिया करेगा, दैट इज माय क्लोनिंग वेक्टर, ठीक। एक चीज और देख लो जल्दी से, जो हमारे होमवर्क का पार्ट था, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब मेरे पास क्या, देखो दो चीजें मेरे पास, एक तो है टी सेल और एक है बी सेल। बी सेल कहां बताया था, डब्ल्यूबीसीज में होंगे,
मैच्योर कहां होंगी? बोन मैरो में, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? दे आर आल्सो नोन टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। एक चीज और है, और ये मेरी देखो एक चीज, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है, कई बार क्या होता है, एक चीज समझो, कोई मेरी सेल है, सेल को भूल जाओ, मेरा कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसने मेरी बॉडी में एंट्री की, ठीक है, नोज के थ्रू किया, या फिर मैंने फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर स्किन के थ्रू डायरेक्ट क्या हुआ, ऐसा कोई मैटर है जो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर गया, या फिर कोई और मीडियम उनके थ्रू मेरे शरीर में एंटर कर, ठीक है। अब ये ऐसे हो सकता है, इसका पेनिट्रेशन कहां तक पहुंच जाए? सेल तक पहुंच जाए, सेल तक पहुंच जाए। अब देखो, सेल का तुम लोगों ने एक चीज ही पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर सेल के अंदर कोई पार्ट डिके हो जाता है तो उसको कौन हटाता है? हु इज नोन एज अ सुसाइड बैग? लाइसोसोम्स। क्या करते हैं एग्जैक्टली? देखो, अब मैं फूड खाता हूं, अनडाइजेस्टेड फूड है, सुबह मैं क्या है डंप के साथ में बॉडी से निकाल देता हूं, निकाल देता हूं। ऐसा ही मेरी बॉडी में क्या सेल है, सेल के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, वो क्या करेगा, वो अपने साथ ग्लूकोज वगैरह ले जाएगा, ग्लूकोज क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास में उसको कन्वर्ट वगैरह करेगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एडेनोट्राइफॉस्फेट वगैरह कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट। लेकिन कुछ ना कुछ तो पार्ट ऐसा बचेगा जो क्या है, जो मेरा एक्सक्रीट है, जो मेरा क्या है, वेस्ट है। अब सेल के पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, सेल चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास कर दे, मेम्ब्रेन के थ्रू उसको क्या कर दे, पास कर दे। और अगर क्या हो जाए, अगर वो नहीं कर पा रही है तो क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, उनको इनगल्फ करके खुद ही क्या कर देते हैं। अच्छा, अगर मेरी सेल बहुत कमाल के तरीके से सारे मेरे वेस्ट को सेम रेट से कंटिन्यू क्या करती रहे, मतलब उनको मैनेज करती रहे, तो मुझे एजिंग नहीं आएगी, मुझे एजिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत लेट हो जाती है। और अगर मेरा वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, डंप के रूप में सेल में अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, देन क्या है, दिस इज अनदर रीजन फॉर ट्यूमर या फिर कैंसर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अगर एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, अगर मेरे पास क्या है, सुसाइड बैग काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर मेरा कोई सेलुलर है, किसी सेल के अंदर कुछ घुस गया फॉरेन पार्टिकल और उससे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मेरी अटैक करेंगी टी सेल्स। अगर मेरी सेल के अंदर कुछ है, और अगर मेरा क्या है, अगर मेरी बॉडी में ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो घुसता घुसता क्या है, ब्लड तक पहुंच गया, फूड का मटेरियल है, ग्लूकोज के साथ पहुंचता होता कहां चला गया, ब्लड में चला गया, देन दे विल हैंडल्ड बाय बी सेल्स। बी सेल, बी सेल किसमें, मेरी सेल के अंदर जो है उसको पे टी सेल करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ब्लड्स है, उनके सेल में चला गया, तो क्या करेंगे, डब्ल्यूसी, इनको डब्ल्यूसी क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अगर मेरे प्लाज्मा में है एंड देन क्या है, मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर कोई पार्ट है, अगर मेरी सेल के अंदर नहीं है, अब मेरा कोई एक्स्ट्रा सेलुलर है या फिर मेरे प्लाज्मा में कोई है, देन बी सेल करेंगे। नहीं आया समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी सेल है, कोशिका के अंदर कुछ आया है, तो या तो मेरे राइबोसोम्स हैंडल कर लेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, टी सेल्स हैंडल कर। लेकिन अगर वो मेरा सेल में नहीं आया, सेल में नहीं घुसा है, या फिर वो मेरे ब्लड में चला गया, प्लाज्मा में आ गया, या फिर मेरी सेल के बाहर है, देन कौन हैंडल करेगा, बी सेल्स, ठीक है। और एक और बात, अब कोई ये कहे कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को एंटीबॉडीज ट्रिगर करने के बाद में कौन सा काम करेगा, बी सेल्स। पहले क्या ट्रिगर होंगी, एंटीबॉडीज ट्रिगर होंगी, आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करेगा, एंड देन लेटर ऑन स्टेज में कौन काम करना स्टार्ट करेगा, बी सेल्स। लेकिन टी सेल्स बिना आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करे ही क्या करती हैं, काम कर सकती। एक डिफरेंस ये भी है। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पढ़े थे ये, हाँ, हेल्पर के रूप में।
ये पढ़े हैं टाइप, टाइप पढ़े हैं टाइप। टी सेल थाइमस ग्लैंड में बनती है, ये बोन मैरो में बनती है, ठीक है। सब टाइप्स ऑफ टी सेल पढ़े हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोक्सिन टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, destroy infections या कैंसर सेल और प्रिवेंट एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे बिना भी टी सेल्स काम कर सकते हैं, लेकिन बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए मेरे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होना ही पड़ेगा। टी सेल्स का ऐसा ट्रिगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप बिना ट्रिगर भी कर सकते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होना पड़ेगा, तब मेरी बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद काम करेंगे ट्रिगर होने के बाद। एक मिनट, एक चीज ध्यान रख लो, ये चीज ध्यान रख लेना गाइस, ये वाला तो क्या होगा, तब क्या, हाँ तो मेरे पास वास्प है या फिर जो मेरी बी स्टिंग्स हैं, उनसे होने वाले मेरे इंपैक्ट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अगर मेरी नंबर ऑफ, यानी मुझे छोटी मोटी एलर्जी, जैसे लोगों आपने देखा ना कि किसी को तिल खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को चींटी काट गई तो एकदम से क्या पूरी बॉडी में मतलब ऐसे निशान और खुजली उजली होने लगे बहुत ज्यादा। किसी को मधुमक्खी काट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मधुमक्खी में वो मांस वास काट गया, उन्होंने ऐसे ही पकड़ के उसको उठा लिया, और कुछ लोग ऐसे होते जिनको काट के वहीं पे गिर गए। तो अगर क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स के नंबर वो हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्टिंग्स, वास्प, छोटे जो एलर्जिक रिएक्शंस है, उनसे बॉडी पे इंपैक्ट, उनके प्रभाव बढ़ जाए। ठीक है। एक चीज और है, फंक्शंस ऑफ बी, मैं भेज ही दूंगा। एक चीज और देख लो, ये वाला मेमोरी टी सेल्स मुझे क्या देती है, मुझे लॉन्ग टर्म्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बी सेल्स क्या करेंगी, फ्यूचर में अगर सेम बैक्टीरिया मेरी बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, तो उसके अगेंस्ट पहले से तैयार रहें। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है टी मेमोरी टी सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगी आपको, सॉरी बी सेल्स क्या करेंगे आपको फ्यूचर में क्या करेंगे, रैपिड रिस्पॉन्स देंगे, कि अगर सेम वायरस दोबारा बॉडी में घुसा है, सेम बीमारी दोबारा से हुई है, देन क्या है, आपकी टी सेल्स उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स क्या देंगी आपको, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, क्या मेरी बॉडी में टी सेल्स हमेशा रहती हैं, सॉरी बी सेल्स हमेशा रहती हैं, या फिर रिक्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि मेरी बी सेल मौजूद हो आज मेरे शरीर में, या फिर ना भी, ना भी मतलब कुछ अमाउंट में होंगी, पर नंबर उतना नहीं होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो डब्ल्यूसी के साथ भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी बॉडी में क्या है, अगर मेरी बॉडी में क्या हुआ है, कोई पैथोजन ने एंट्री कर लिया जैसे वायरस, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा, डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे, अंदर क्या होगा, मेमोरी बी सेल्स मेरी क्या करेंगे, सिमिलर मेरी बी सेल्स बनाएंगे वो।
जो कहां प्रोड्यूस होगा? बोन मैरो में। क्योंकि मेमोरी बी सेल्स को क्या है, उनको पता है कि किस तरह के युद्ध करने हमें, क्या शूटर्स चाहिए, क्या हथगोले फेंकने वाले चाहिए, ये सब कहां स्टोर है? मेरी मेमोरी बी सेल्स में। तो हो सकता है कि मेरे सर्टेन डिजीज से लड़ने के लिए मेरे अंदर ऑन द स्पॉट क्या हो, बी सेल्स ना हो। लेकिन क्या होगा, जब मेरे अंदर में क्या होगा, मेरे अंदर में कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, एक्ट करेगा, एंड देन मेमोरी टी सेल्स, बी सेल्स क्या करेंगी? सेम बोन मैरो में वैसे ही बी सेल्स प्रोड्यूस कर दो। ठीक है। ऐसा फॉर एग्जांपल कि आज हो सकता है कि हम सबकी बॉडी में कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी क्या ना हो, बी सेल्स ना हो। लेकिन लेकिन क्या है, हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी बी सेल्स हैं बहुत सारी। वो क्या करेंगे? वो वापस बोन मैरो में जाएंगे, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? बी सेल्स का प्रोडक्शन करेगा। किसकी मदद के साथ में? मेमोरी बी सेल्स। और वो वाला बात